नमस्कार बच्चों। आज हम जो है +2 केमिस्ट्री के अंदर क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल हैबिट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम जो है स्टडी कर चुके हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, यूनिट सेल के बारे में, टाइप ऑफ यूनिट सेल और उसके पैरामीटर्स के बारे में। अब बात आती है कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, क्रिस्टल सिस्टम यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा। 3 एज लेंथ और 3 एक्सियल एंगल, ABC एज लेंथ, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एक्सियल एंगल। तो इनके बेस के ऊपर 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। अब वो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम हैं, जैसे कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसको आप ट्राइगोनल भी बोल सकते हो, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब किस बेस पे हम कहते हैं कि ये क्यूबिक सिस्टम है, उसके लिए आपको जो है किसके बारे में पता होना चाहिए, जो 6 पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एज लेंथ होती है ABC तीनों इक्वल होती हैं, और जो एंगल होते हैं एक्सियल एंगल अल्फा बीटा और गामा ये बराबर भी होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, 90 के बराबर होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फिर बात आती है टेट्रागोनल की। टेट्रागोनल के अंदर क्या होता है, AB एज लेंथ जो है बराबर होती है, लेकिन C उनके बराबर नहीं होती है, लेकिन तीनों एंगल जो है 90 के बराबर होते हैं। फिर बात करते हैं रोम्बिक के अंदर एज लेंथ ABC बराबर नहीं होती है, लेकिन जो एंगल होते हैं एक्सियल एंगल वो 90 के बराबर होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। फिर हम बात करते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है, जो एज लेंथ होती है AB इक्वल होती है, लेकिन C इक्वल नहीं होती है। और एंगल की अगर हम बात करें, अल्फा बीटा दोनों 90 के बराबर होते हैं, और गामा जो होता है 120 के बराबर, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। फिर हम बात करते हैं किसकी, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की, जिसमें क्या होता है ABC एज लेंथ तीनों इक्वल होती हैं, अल्फा बीटा गामा जो एंगल होते हैं वो तीनों इक्वल तो होते हैं, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन इसके अंदर रहती है। फिर हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होता है कि एज लेंथ जो है ABC नॉट इक्वल, लेकिन अल्फा गामा जो है वो 90 के बराबर, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन बीटा इसके अंदर जो है इनके बराबर नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल ट्राइक्लिनिक के अंदर। इसमें जो ABC नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा इक्वल भी नहीं होंगे, और कोई सा भी एंगल जो है 90 के इक्वल भी नहीं होता है। ये कंडीशन जो होती है, उस कंडीशन के तहत जो आता है उसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम। अब बात आती है कि जो क्यूबिक के क्रिस्टल सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, जबकि ट्राइक्लिनिक जो सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होता है। तो क्यूबिक सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल, और ट्राइक्लिनिक जो है सबसे यानी कि अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। फिर हम बात करते हैं ब्रेविस लैटिस की। अब आपने 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, और उन 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम के तहत केवल 14 तरह की लैटिस ही तैयार हो सकती हैं। किस प्रकार से, जरा देखिए। जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके तहत जो है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड केवल 3 जो है पॉसिबिलिटी हैं। टेट्रागोनल जो है उसके तहत 2 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, प्रिमिटिव जिसको आप सिंपल बोल सकते हो, बॉडी सेंटर्ड। रोम्बिक के तहत जो है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड बन सकती है। हेक्सागोनल के तहत केवल प्रिमिटिव यानी सिंपल ही बनेगी। रोम्बोहेड्रल जो है और या ट्राइगोनल इसको बोल सकते हो, उसके तहत केवल सिंपल या प्रिमिटिव बनती है। मोनोक्लिनिक जो होता है उसके तहत 2 तरह की जो है लैटिस तैयार होती हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और ट्राइक्लिनिक जो है उसके तहत जो है केवल एक तरह की जो है क्या होती है, लैटिस तैयार होती है, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव या सिंपल। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 14 तरह की लैटिस बनेगी, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस
लैटिस। अब जो डायग्राम के तहत अगर आप समझना चाहते हो उसको तो किस प्रकार से समझ सकते हो, ज़रा देखिएगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, उसके तहत सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल, उसके तहत केवल सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। फिर हम बात करते हैं रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक की, तो उसके तहत 4 तरह की जो है लैटिस तैयार होंगी, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक जो है उसके तहत केवल 2 तरह की, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, उसके तहत केवल सिंपल जो है यूनिट सेल बनती हैं या लैटिस तैयार होती हैं। तो इस प्रकार से 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके तहत केवल 14 तरह की जो है लैटिस तैयार होती हैं। उन्हीं लैटिस 14 लैटिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। उसके बाद एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ सफियर विच आर टचिंग ए पर्टिकुलर सफियर। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सफियर है लाइक दिस, इसको जितने नंबर ऑफ सफियर टच करते हैं इस प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर वो आयनिक क्रिस्टल है तो आयनिक में क्या होता है कि वो किससे मिलकर बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। तो उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आयनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन सराउंडिंग ए पर्टिकुलर आयन। यानी कि जिस प्रकार से ये पॉजिटिव जो आयन्स हैं, इसको जितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स क्या करते हैं, टच करते हैं या घेर कर रखते हैं, या पास के उसके जो पड़ोसी होते हैं उसको, उसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो हमारे पास एक सफियर है, इसको 4 सफियर जो है टच किए हुए हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। इसी प्रकार से ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है उसको कितने नेगेटिव चार्ज घेरे हुए हैं, 4, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। जिस प्रकार से ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सफियर है और इसको जो है केवल 2 अनदर सफियर जो है टच किए हुए हैं, तो इस केस में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। आगे देखिएगा, फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर, फेस के ऊपर, बॉडी या एज के ऊपर जो है, या एज सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है किसी भी यूनिट सेल के अंदर। यानी कि हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। अगर कोई भी एटम है कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो कॉर्नर के ऊपर अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होती है 1/8। क्यों होती है 1/8? क्योंकि देखिएगा इस प्रकार से, ये हमारे पास कोई यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर के ऊपर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम रखा हुआ है। तो ये जो एटम होता है ये कितनी यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है, तो ये 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। तो प्रत्येक यूनिट सेल में उसका 8वां हिस्सा आता है। इसीलिए अगर कोई एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर के ऊपर तो उस यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8। और इसी प्रकार से अगर वो फेस के सेंटर में रखा हुआ है लाइक दिस, मान लेते हैं ये फेस है और इसके सेंटर में रखा हुआ है ये, तो ये जो है, ये जो सफियर है या एटम है, ये इस यूनिट सेल में भी है और इसकी साइड वाली जो यूनिट सेल होती है उसमें भी है। तो प्रत्येक यूनिट सेल में उस वो हाफ हिस्सा होता है। इसलिए प्रत्येक यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, हाफ होगी, 1/2 होगी। अगर बॉडी के सेंटर में है तो वो किसी के साथ टच नहीं करता है या किसी के साथ वो शेयर नहीं होता है, इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1। जिस प्रकार से ये एक बॉडी के सेंटर में है, ये किसी और यूनिट सेल के साथ जो है शेयर नहीं है, इसीलिए ये पूरा का पूरा किसका होता है, उसी यूनिट सेल का होता है। इसीलिए अगर बॉडी के सेंटर में अगर एटम प्रेजेंट है तो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1। और अगर एज के सेंटर में होता है, जिस प्रकार से ये एज है,
इसके सेंटर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है। तो ये जो एज होती है वो 4 यूनिट सेल के साथ जो है शेयर होती है। तो ये जो एटम होगा वो 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, इसलिए इस यूनिट सेल में इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 1/4 होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एटम कॉर्नर के ऊपर है तो उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8, अगर फेस के सेंटर में है तो 1/2, अगर बॉडी के सेंटर में है तो 1, और अगर एज के सेंटर में 1/4। अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब कैसे निकालोगे जरा देखो। अगर हमें निकालना पड़ जाए सिंपल यूनिट सेल के अंदर, सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या निकालना पड़ जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम। तो देखिएगा सिंपल में क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो केवल कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, केवल कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं। देखिएगा कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और प्रत्येक की हिस्सेदारी कितनी है, 1/8। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम आ जाएंगे, 1 एटम। तो सिंपल के अंदर, सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो आप निकालोगे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1। उसी प्रकार से आप किस में निकाल सकते हो, बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है, देखिए कॉर्नर के ऊपर तो होंगे और एक कहाँ पर होगा, बॉडी के सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार से। तो कॉर्नर वालों का हिस्सा कितना होगा, 1/8। कितने कॉर्नर होते हैं, 8, प्लस में बॉडी में अगर प्रेजेंट है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर कितने एटम आ जाएंगे, 2 एटम्स। कितने एटम आ जाएंगे, 2 एटम्स। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एफसीसी के अंदर आप निकालना चाहते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, तो फेस सेंटर में क्या होता है आपको पता है, फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर के अंदर होते हैं, प्रत्येक फेस से सेंटर के अंदर होते हैं। ठीक है, और तो फेसेस कितनी होती हैं, 6। ठीक है, तो कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। कितने कॉर्नर होते हैं, 8, प्लस अब जो फेस के सेंटर में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2। फेसेस कितने होते हैं, 6, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ जाएंगे, एटम्स कितने आ जाएंगे, 4। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। धन्यवाद।